अब हम पढ़ने वाले हैं महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्ती, लेकिन इसमें हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक क्या है? महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा, और समान यानी समान एक जैसा, अपवर्तक मतलब अपवर्तक फैक्टर। तो यहाँ पर महत्तम समापवर्तक का मतलब है सबसे बड़ा एक समान अपवर्तक, सबसे बड़ा समान अपवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक निकालने की कई विधियां हैं, मैं आज उन्हीं सभी विधियों पर आज मैं चर्चा करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मासा निकालने की जो विधि है वो हम अपवर्तक निकालकर सीखेंगे कि हम मासा अपवर्तक निकालकर मासा कैसे हम निकालें। तो यहाँ पर हमने एक प्रश्न लिया है 12, 18 और 24 का मासा ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमने 12, 18 और 24 इस तरह से लिखा हुआ है और उसके सारे अपवर्तक लिखे हैं। 12 के हमने सारे अपवर्तक लिखे हैं, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 18 के सारे अपवर्तक लिखे हैं और इसी तरह से 24 के सारे अपवर्तक लिखे हैं। तो अपवर्तक निकालना मैंने पहले ही बता दिया है, पहले की वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे रखी है, आप वहाँ से जा कर के आप अपवर्तक निकालना सीख सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। जैसे हमको 12 के अपवर्तक निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1 गुणे 12 बराबर 12। अब 1 के बाद अगली संख्या आती है 2, तो 2 से करेंगे हम 2 छंग 12, 2 के बाद 3, 3 चौके 12। अब आप देख लीजिए हमको जो संख्या मिली है वो 1 से लेकर के 12 तक हमको पूरी संख्या मिल गई है। यानी जो अपवर्तक हमको मिला है वो है 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो इसी तरह से हमने 18 का भी अपवर्तक निकाला है। अब 18 का ही हमको अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1 गुणे 18 बराबर 18, 2 गुणे 9, क्योंकि 2 9 18 होता है तो हम 2 गुणे 9 लिखेंगे। उसके बाद 3 छक 18 होता है तो हम लिखेंगे 3 गुणे 6 बराबर 18। 3 के बाद अगली संख्या आती है 4, तो 18 4 से नहीं विभाजित होता। अगली संख्या आती है 5, 18 5 से भी नहीं विभाजित होता। फिर अगली संख्या आती है 6, तो 6 त्रिक 18 हम पहले ही लिख चुके हैं। तो हमको जो अपवर्तक मिले हैं वो हैं 1, 2, 3, 6, 9 और 18, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। 1, 2, 3, 6, 9 और 18। इसी तरह से हमने 24 के भी सारे अपवर्तक लिख लिए हैं। ठीक है, तो अब हमको इसमें देखना ये है कि तीनों संख्याओं में, तीनों जो हमने लाइन लिखी है इन तीनों में समान क्या है। तो हमको जो समान मिल रहा है, पहले जो समान संख्याएं मिल रही हैं वो पहली मिल रही हैं 1, दूसरी जो समान संख्याएं हैं वो मिल रही हैं 2, अगली जो समान संख्या मिल रही है वो मिल रही है 3, और उसके बाद जो समान संख्या मिल रही है वो मिल रही है 6। यानी जो समान अपवर्तक है वो हमारा है 1, 2, 3 और 6। अब इसमें से जो सबसे बड़ा अपवर्तक है वो है 6, तो यही तो हमको चाहिए था, महत्तम समापवर्तक यानी सबसे बड़ा समान अपवर्तक। तो हमारा जो मासा है वो है 6। अब अगली जो विधि है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से अब हम मासा ज्ञात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर जो हमने संख्या वही संख्या ली है ताकि आपको समझ में आ जाए, आप कंपेयर कर सको अपवर्तक और अभाज्य गुणनखंड में। तो यहाँ पर हमने जो संख्या लिखी है वो 12, 18 और 24। तो 12 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो 2 गुणे 2 गुणे 3 है, यानी 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12। 18 के जो गुणनखंड हैं वो हैं 2 तियाँ 6, 6 तिरिक 18। 24 के जो गुणनखंड हैं वो हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो भी हमने गुणनखंड लिखे हैं ये अभाज्य गुणनखंड इसलिए हैं क्योंकि अब ये विभाजित नहीं हो सकते, यानी अब इनको किसी भी संख्या से पूर्णतया भाग नहीं किया जा सकता। अब दूसरी बात कि अगर हम लिखते 6 गुणे 2, 12 का जो हम गुणनखंड लिखते 6 गुणे 2, तो 2 तो अभाज्य संख्या है लेकिन 6 अभाज्य संख्या नहीं है, इसको हम लिखते 2 गुणे 3। तो हमको जो अभाज्य संख्या मिली वो 2, 2 और 3, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक उसी तरह से अगर 18 है और हम लिखते 3 गुणे 6, तो 3 गुणे 6 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 6 का हो जाएगा 2 गुणे 3। वही चीज़ हमने यहाँ पर फिर लिखी है, यानी 2 फिर 3 और फिर 3। क्योंकि हमको अभाज्य गुणनखंड लिखना था तो हमको ऐसी संख्या लिखनी थी जिसके केवल 2 ही अपवर्तक हों, एक या फिर वह संख्या, यानी हमको ऐसी संख्या लिखनी थी जो किसी दूसरी संख्या से पूर्णतया विभाजित ना हो। तो हमने 18 के अभाज्य गुणनखंड लिख लिए हैं, उसी तरह से हमने 24 के अभाज्य गुणनखंड लिख लिए हैं। तो अब हमको इसमें देखना ये है कि कौन कौन सी संख्या इन तीनों लाइनों में कॉमन है। तो हम पहले देखते हैं कि 2 तीनों लाइनों में है, तो हमने एक बार यहाँ पे 2 लिख दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि 3 भी तीनों लाइनों में कॉमन है, यानी इसमें भी एक बार 3 है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमने 3 लिख दिया। यानी हमको 2 के मिल रहे हैं कॉमन और 3 कॉमन मिल रहा है, तो हम मासा जो हमारा होगा वो होगा 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 यानी 2 तियाँ 6। यहाँ पर भी जो हमको अभाज्य गुणनखंडी विधि से जो हमने मासा निकाला वो भी आया 6। अब अगली जो विधि है वो है भाग विधि। अब हम भाग विधि से मासा निकालना सीखेंगे। तो हमने वही संख्याएं ली हैं 12, 18 और 24। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम किसी भी छोटी संख्या से किसी बड़ी संख्या को भाग करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, तो हम 12 से 24 में भाग कर सकते हैं, या 18 से 24 में भाग कर सकते हैं, या 18 से 24 में भाग कर सकते हैं। यानी किसी भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम भाग करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि 24 को हमने 12 से भाग किया, तो 12 दूना 24, जो हमारा शेषफल आया 0। और इसमें जो हमारा भाजक है यानी 12 और 24, 12 और 24 में जो हमारा भाजक है, जो भाजक है यही हमारा मासा है। इसमें हमारा जो 2 शेषफल आ रहा है ये हमारा मासा नहीं है, हमारा मासा है 12। जो भाजक हमारा बचता है, जो अंतिम भाजक बचता है जिससे हमने भाग किया है, वही हमारा मासा होता है। तो यहाँ 12 और 24 का मासा हो गया 12। अब हमको 18 से इसको मैच करना है, तो हमने यहाँ पे 18 लिखा और उसको 12 से भाग किया, तो 12 एक कम 12। अब 18 में से जब हम 12 घटाएंगे तो आएगा 6। अब अगले चरण में यही 6 हमारा भाजक होगा, और जो हमारा भाजक था वो हमारा अब हो जाएगा भाज्य, यानी हमको 12 यहाँ लिखेंगे।
अब हम 6 से इस 12 को भाग करेंगे तो 6 दूनी 12। तो अब हमको जो संख्या मिल रही है, जो अंतिम भाजक है, वो है 6। तो हमारा मासा हुआ 6। हम अगर ये यहाँ पे पूरा ये नहीं कटता तो फिर यहाँ पर जो शेष फल आता वो हमारा भाजक हो जाता, और हमारा जो वो हमारा भाजक हो जाता। जो हमारा भाजक था वो हमारा भाज्य हो जाता। तो जो हमको संख्या मिली है वो संख्या है 6, जो कि हमारा मासा है। अब एक जो शॉर्टकट तरीका है जो समझना ज़रूरी है वो ये है कि अगर हमारे पास संख्या है 12, 18 और 24, तो हमको ऐसी संख्या खोजनी है जिससे कि ये 12, 18, 24 तीनों संख्याएं विभाजित हो जाएं। तो हम जानते हैं कि अगर हम 2 से विभाजित करेंगे तो भी 2 से भी विभाजित हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम 6 से विभाजित करेंगे तो 6 से भी विभाजित हो जाएगा, और 3 से विभाजित करेंगे तो 3 से भी विभाजित हो जाएगा। लेकिन अब 2, 3 और 6 में जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 6। तो जो मासा है हमारा वो है 6, यानी जो सबसे बड़ी संख्या समान अपवर्तक जो सबसे बड़ी संख्या है वो है हमारा 6। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्ती। अब हम पढ़ने वाले हैं लघुत्तम समापवर्ती। हम अपवर्तक और अपवर्त्य हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां जा कर के आसानी से उस लिंक को टैप करके अपवर्तक और अपवर्त्य पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा, समापवर्त्य यानी समान अपवर्त्य, यानी लघुत्तम समापवर्त्य यानी सबसे छोटा समान अपवर्त्य। तो अब हम लघुत्तम समापवर्त्य की विधि देखेंगे। सबसे पहले हम अपवर्त्य लिख करके, जैसे अब यहाँ पर देखिए हमने 3 संख्याएं ली हैं। पहली है 3, दूसरी है 6 और तीसरी है 8। हमको इन तीनों के समान अपवर्त्य, जो सबसे छोटा हो, समान अपवर्त्य हमको लिखना है। तो अपवर्त्य का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ। अपवर्त्य मतलब गुणज। तो यहाँ पर 3 के जो गुणज है वो हमने लिखा है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 अठे 24, 3 9 27, 3 10 30। इसी तरह से हमने 6 का लिखा है और उसी तरह से हमने 8 का भी लिखा है। अब हमने इन तीनों संख्याओं के अपवर्त्य लिख लिए हैं। अब इसमें से हमको खोजना है कि कौन कौन से अपवर्त्य समान है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 24 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, और ये सबसे छोटी संख्या है जो कि समान है। इन तीनों लाइनों में जो सबसे छोटी संख्या है और समान भी हो वो है 24। तो हमारा लासा है 24। अब अगली संख्या लेते हैं हम। अगली संख्या है हमारा 6, 8, 12। तो इसी तरह से हमने 6 के सारे अपवर्त्य लिख लिए। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6 सते 42। इसको आप जितना भी बढ़ाते जाओ ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो कम से कम 5 या 6 बार हम इसको लिख ही लेते हैं। 5 या 6 बार हम लिख लेते हैं। तो उसी तरह से हमने 8 के सारे अपवर्त्य लिख लिए और 12 के सारे अपवर्त्य लिख लिए। अब हमको देखना है कि तीनों में कौन सा अपवर्त्य कॉमन है, यानी तीनों में मिल जाएगा।
तो यहाँ पर हम पाते हैं कि 24 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, जो कि सबसे छोटी संख्या है और तीनों में है, वो है हमारा 24। अब छोटी संख्या 6 भी है, 8 भी है, लेकिन 6, 8 इन तीनों में नहीं है। 12, 16 ये तीनों में नहीं है, लेकिन जो 24 संख्या है वो तीनों लाइनों में है। इसलिए जो हमारा लासा है, लघुत्तम समापवर्त है, वो है 24। अब अगली जो विधि है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो चलिए देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अब इसमें हम क्या करेंगे कि 3, 6 और 8, 3, 6, 8 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड यानी ऐसा गुणनखंड जो किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, वो संख्या मतलब अभाज्य हो। गुणनखंड जो है वो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड हो। तो यहाँ पर अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है। अब जैसे 3 है तो 3 का तो 3 ही होगा, लेकिन 6 है तो इसका हो जाएगा 2 गुणे 3 यानी 2 3 6। 8 है तो उसका हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब यहाँ पर मैं थोड़ा समझा देता हूँ। अगर हम लिखें 4 गुणे 2 तो 2 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 अभाज्य नहीं है, क्योंकि 4 तो अभी 2 से विभाजित हो सकता है ना। मतलब 4 को हम 2 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा ये हो गया। यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो अब इसमें हम लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालें? तो हमें तीनों लाइनों में देखना है कि कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है, उसको हम पहले लिखते हैं। तो हमने पाया कि इसमें इस लाइन में 2 कई बार आया है, यानी 3 बार आया है। हमको यही देखना है कि इसमें टोटल इसमें 2 और 3 दो ही संख्याओं से बनी हुई हैं तीनों लाइनों में। तो 2 सबसे ज़्यादा बार तीसरी लाइन में आया है, तो हम इसी 2 को, इन्हीं लाइनों को हम लिख लेंगे। तो हमने लिखा 2 गुणे 2 गुणे 2। अब हम देखेंगे 3 किस लाइन में सबसे ज़्यादा बार आया है। तो हम देख रहे हैं कि 3 इसमें भी एक ही बार आया है और इसमें भी एक ही बार आया है। तो इन दोनों में से हम किसी भी एक संख्या को ले लेंगे, यानी 3 को ले लेंगे। तो हमने 1, 3 यानी जो अंक है 3 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हम आपस में गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से जो हमको लासा मिला है वो है 24। अब जो दूसरी संख्या हमने ली थी 6, 8 और 12, तो अब हम इसको भी देख लेते हैं। तो 6 के भी हमने अभाज्य गुणनखंड लिखे हैं 2 गुणे 3। 8 के हमने लिखे हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 और 12 के लिखे हैं 2 दूनी 4, 4 तियां 12। अब हमको यही देखना था कि किस लाइन में 2 और 3 सबसे ज़्यादा बार है। तो हम इसको देखते हैं कि ये दूसरी लाइन में 2 सबसे ज़्यादा बार है, यानी 3 बार है। तो हमने यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 3 लिखा। अब जो दूसरी संख्या बचती है वो है 3। तो 3 किस लाइन में सबसे ज़्यादा बार आया है? तो 6 में भी, 6 वाली लाइन में भी एक बार आया है और 12 वाली लाइन में भी एक बार आया है। तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब इसको हम आपस में गुणा कर लेंगे और जो आएगा वही हमारा लघुत्तम समापवर्त होगा। तो हमको यहाँ पे मिला 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। तो हमारा जो लासा है, लघुत्तम समापवर्त है, वो है 24। अब हम भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त निकालना सीखेंगे। भाग विधि से हम कैसे निकालेंगे? देखिए,
अब 3, 6 और 8 का लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो सबसे पहले जो हम लिखेंगे वो हम सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं इस तरह से, जो कि यहाँ खींची हुई है, और एक इस तरह से खींच लेते हैं। ठीक है, अब उसमें हम 3, 6 और 8 लिख लेंगे, बीच में कॉमा लगा देंगे। अब सबसे पहले तो हम छोटी संख्या 2 से विभाजित करना शुरू करेंगे, क्योंकि भाग विधि है तो जाहिर सी बात है कि हम इसमें भाग ही करेंगे। तो हमने क्या किया है, हमने 2 से तीनों संख्याओं में भाग करेंगे। उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए कि मान लीजिए 6 है तो 6 को हम 2 से भाग करेंगे, 2 3 6 आया, यानी भागफल 3 मिला। ठीक है, उसी तरह से अगर हम 8 लेते हैं तो 8 को अगर 2 से भाग करते हैं तो 2 चौके 8 आता है, यानी भागफल जो हमको मिलता है वो मिलता है 4। लेकिन अगर हम 3 को विभाजित करें तो 3 को जब हम विभाजित करेंगे 2 1 कम 2 तो 1 शेषफल आ जाएगा, तो इसको हम पूरा 3 ही पूरा हम उतार देंगे। तो वही हमने किया, 2 से जब हम 3 को विभाजित करेंगे तो 3 पूरी तरह से नहीं कटता, तो 3 हमने वैसे लिख दिया। लेकिन जब 2 से हम 6 को विभाजित करेंगे तो आएगा 3, यानी 2 3 6, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। उसी तरह से 2 चौके 8, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। हम इसको अब तब तक भाग करेंगे जब तक कि यहाँ पर हमको 1 नहीं मिल जाता। तो अगली बार हम फिर इसको 2 से ही विभाजित करेंगे जब तक कि ये 2 से विभाजित हो सकता है। तो हमने यहाँ पे 2 फिर लिखा, और अब यहाँ पहली लाइन से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको दूसरी लाइन से मतलब है। तो दूसरी लाइन में ही हम फिर इसको 2 लिखेंगे और उसका जो भाग, इसको भाग करेंगे और भागफल यहाँ नीचे लिखते जाएंगे। तो 2 से 3 भाग नहीं होगा तो हमने 3 उतार दिया, यहाँ पर भी 3 उतार दिया, लेकिन 4 विभाजित हो सकता है तो हमने लिखा 2 दूनी 4। अब फिर अभी यहाँ 2 बच रहा है तो हम फिर तीसरी लाइन में इसको भाग करेंगे। फिर 3 को हम वैसे उतार दिया हमने, यहाँ पर भी 3 को वैसे उतार दिया, लेकिन यहाँ 2 अभी भाग हो सकता है, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। अब जो संख्या हमको मिल रही है वो अब सिर्फ 3 मिल रही है, यानी अब ये केवल 3 से ही विभाजित होगा। तो हमने यहाँ लिखा 3 और यहाँ पे लिखा 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, यानी जो संख्या हमको मिली है वो है 2 2 2 और 3। यानी इसको हम लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, जब आपस में गुणा करेंगे तो वो हमारा आएगा 24। तो ये 24 जो है ये भाग विधि से हमारा लघुत्तम समापवर्त है। अब हम इसी तरह से हम 6, 8 और 12 का लासा निकालेंगे, यानी लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। तो उसी तरह से हमने इसको भी लिखा है 6, 8 और 12, और सबसे पहले हमने 2 से विभाजित करना शुरू किया है। तो हमने लिखा है 2 3 6, 2 चौके 8 और 2 6 12। अब फिर हम 2 से ही विभाजित करेंगे, तो हमने यहाँ लिखा है 2, तो 3 तो विभाजित होगा नहीं, तो हम इसको 3 वैसे ही उतार देंगे। और ये 4 है तो 4 2 से विभाजित होता है, तो हम 2 दूनी 4, यानी जो भागफल आता है वो नीचे वाली लाइन में लिखा जाता है। 2 दूनी 4 और 2 3 6। अब 2 अभी यहाँ बच रहा है, तो फिर इसी लाइन में हम इसको फिर भाग करेंगे। तो 2 से फिर भाग करेंगे तो 3 फिर उतर जाएगा वैसे ही, और 2 1 कम 2, और फिर 3 ये भी उतर आया, तो हमारे पास फिर 3 ही बच रहा है। तो 3 से हमने फिर भाग किया, 3 1 कम 3 और 3 1 कम 3। अब यहाँ पर सिर्फ 1 बच रहा है, और जो संख्या हमको मिली है वो ये संख्या मिली है, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। तो जो हमको लासा मिला है लघुत्तम समापवर्त वो मिला है 24।
उम्मीद करता हूँ कि आपको लघुत्तम समापवर्ती समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है या आप पूछना चाहते हो, किसी तरह का प्रश्न है या कोई सलाह है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।